Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Pooja Sharma and in this video we will discuss NCLEX questions. So NCLEX questions ये सॉल्व करेंगे बट ये वीडियो स्पेसिफिकली दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। और दो तरह के स्टूडेंट्स कौन से, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनको NCLEX क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बट दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ बुक, और मज़ेदार तरीके से वीडियो के साथ चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड दूसरे स्टूडेंट्स होंगे वो जिनको NCLEX क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है, कैसे डिस्ट्रैक्टर्स को एलिमिनेट करना है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो सारा कुछ नहीं पता है उनके लिए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आई वुड लाइक टू टेल यू दैट अगर चैप्टर का नॉलेज पहले से है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा ज़्यादा आएगा, अदरवाइज यू विल गेन 50% और 60% ऑफ दिस वीडियो, राइट। सो अब आज का चैप्टर है इम्यून डिसऑर्डर्स एंड सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीन पे है। कुछ 15-20 क्वेश्चन होंगे शायद, तो वो हम सारे सॉल्व करेंगे वन बाय वन। सो पहला क्वेश्चन है द नर्स प्रिपेयर्स। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन ऑल्सो जो पैटर्न रहने वाला है वीडियो का वो ये रहने वाला है कि क्वेश्चन जब स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स, और उस 10 या 15 सेकेंड में आपको खुद से रीड करना है, क्वेश्चन को समझना है और अपना आंसर दिमाग में सेट करके रखना है, राइट। बिकॉज व्हाट्स द यूज़ ऑफ दिस कि मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड करूँ, वो थोड़ा अनोइंग भी हो जाता है एंड पर्सनली आई ऑल्सो डोंट लाइक दिस। सो आप खुद से रीड करिए, क्वेश्चन पॉज कर लीजिए चाहे तो स्क्रीन अगर 10-15 सेकेंड आपके लिए कम पड़ रहे हैं तो, एंड अपना अच्छे से ऑप्शन सेट करके रखिए। और जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि क्या है क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो सुनने के लिए आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो, तो वो सुनने के लिए 10-15 सेकेंड्स बाद दे कैन ऑल्सो टेक द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम मी, राइट। सो वी विल स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है द नर्स प्रिपेयर्स टू गिव अ बाथ एंड सॉरी, सो आई गिव यू 10-15 सेकेंड्स टू रीड बाय योर ओन, ठीक है। तो आप लोगों की स्क्रीन पे है क्वेश्चन, आप खुद से पढ़िए एंड क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। ओके, तो क्वेश्चन काफ़ी क्लियर है कि एक नर्स है, उसको एक क्लाइंट मतलब पेशेंट को बाथ देना है और उस पेशेंट को कपोसी सार्कोमा है, क्यूटेनियस लीजन्स हो रखे हैं एंड वो लीजन्स जो हैं वो ओपन है, उनमें से ड्रेनेज हो रहा है, ठीक है। एंड तो नर्स जो है वो बाथिंग प्लान में कौन सा एक्शन है, कौन सा इंटरवेंशन है जो कि इंक्लूड करेगी, राइट। तो आपके ऑप्शंस हैं, ओके, सो आपके ऑप्शन है वियरिंग ग्लव्स, गाउन एंड ग्लव्स, गाउन ग्लव्स एंड मास्क, वियरिंग गाउन एंड ग्लव्स टू चेंज द बैड लिनन एंड ग्लव्स ओनली फॉर द बाथ। सो आप देख सकते हो कि मास्क वाला ऑप्शन तो आप हटा सकते हो, बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि नेज़ल रूट से ट्रांसफ़र होता हो, अगर आपको पता होगा तो। एंड उसके बाद वियरिंग ग्लव्स ओनली डज नॉट हेल्प, क्योंकि ग्लव्स के साथ गाउन भी होना चाहिए, क्योंकि तभी पूरा एक्सपोजर जो है आपके, क्योंकि क्लोथ्स पे भी आ सकता है बात देते वक्त। सो वियरिंग गाउन एंड ग्लव्स होना चाहिए, राइट। सो गाउन एंड ग्लव्स हमारे पास सेकंड ऑप्शन में भी है एंड फोर्थ ऑप्शन में भी, बट फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि वियरिंग गाउन एंड ग्लव्स टू चेंज द बैड लिनन, कि जब आप बैड लिनन चेंज करो तभी पहनो, एंड बात के टाइम पे बात करा रहे हो जब क्लाइंट को तब केवल ग्लव्स पहनो। तो ये तो बहुत ही फालतू सा हो गया कि तभी भी तो आप जब बात करा रहे हो तभी भी आपको गाउन पहनना चाहिए, राइट। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 829 is on your screen and yes, you can read the question. ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि अगर एक पेशेंट है एंड उसको नर्स, जो हमारी नर्स है वो mobile data is turned off, you'll have to turn on Wi-Fi. ओके, सो जो नर्स है उसको होम केयर इंस्ट्रक्शंस देने हैं। होम केयर इंस्ट्रक्शंस मीन जैसे कि हम हैंड टॉक देते हैं ना पेशेंट को डिस्चार्ज से पहले, तो ऐसे होम केयर इंस्ट्रक्शन देने हैं किस को, एक पेशेंट को, उस पेशेंट को क्या हो रखा है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस हो रखा है एंड उसको पेशेंट को बताना है, मतलब जो नर्स है उसको पेशेंट को बताना है कि किस तरीके से आप फटीग को मैनेज कर सकते हो, राइट, किस तरीके की टेक्निक्स यूज़ करके। सो विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स अ नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। जब भी ऐसा लिखा आएगा फर्दर इंस्ट्रक्शन, आपको समझ जाना है कि क्लाइंट को कुछ समझ में नहीं आया है,
ठीक है। तो ये साफ साफ बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिससे कि जो क्लाइंट ने दिया, पेशेंट ने ऐसी कौन सी बात बोली जिससे कि आपको लगता है कि अभी इसको फर्दर इंस्ट्रक्शन देना है, यानी कि अभी इसको और समझाने की ज़रूरत है। ठीक है। सो जब भी ऐसा फर्दर इंस्ट्रक्शन या एडेड इन्फॉर्मेशन ऐसे कोई वर्ड आएंगे तो आप समझ जाओगे कि आपको ऐसा ऑप्शन निकालना है जो कि क्लाइंट ने गलत बोला है, यानी कि आपको 4 ऑप्शन में से कोई ऐसी बात ढूंढनी है जो कि गलत है। ठीक है। सो हमारा मेन फोकस किस पे रहने वाला है कि मेथड्स टू मैनेज फटीग, किन किन मेथड्स के थ्रू आप फटीग मैनेज कर सकते हो, है ना। तो अपनी एनर्जी कंजर्व कर सकते हो, अपने आप को थकान से बचा सकते हो। सो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा मेथड रहने वाला है जो कि गलत रहने वाला है, वो हमें चूज़ करना है। सो लेट्स सी, आई शुड टेक हॉट बाथ बिकॉज दे आर रिलैक्सिंग। गलत हो जाएगा ये, क्योंकि हॉट बाथ रिलैक्स ही नहीं होते, हॉट बाथ से उल्टा और एनर्जी कंजर्व होती है। सॉरी, हॉट बाथ से और एनर्जी लॉस होती है, राइट। देन आई शुड सिट वेन एवर पॉसिबल टू कंजर्व माई एनर्जी। हाँ ठीक है, जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आपको लग रहा है तो आप बैठ सकते हो कंजर्व करने के लिए, ठीक है। आई शुड अवॉइड लॉन्ग पीरियड ऑफ रेस्ट बिकॉज इट कॉज जॉइंट स्टिफनेस। आई शुड डू सम एक्सरसाइज सच एज वॉकिंग व्हेन आई एम नॉट फटीग्ड। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों ही बातें सही हैं, क्योंकि आपने खुद को भी पता होगा कि नॉर्मली भी हम, अगर हमें कोई डिजीज़ भी नहीं है तभी भी हम लॉन्ग पीरियड का अगर रेस्ट लेते हैं तो जॉइंट्स में स्टिफनेस, जॉइंट्स पेन फील होने लगता है ना। तो यहाँ पे ये बात भी सही है। और यहाँ पे ये जो 4th ऑप्शन है, आई शुड डू सम एक्सरसाइजेस सच एज वॉकिंग, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज तो करना ही है व्हेन आई एम नॉट फटीग, जब फटीग फील नहीं हो रहा है, लग रहा है एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। गलत कौन सा है? फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला जो गलत है ना, जो फॉल्स स्टेटमेंट है, जो क्लाइंट ने गलत बोला है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 830 इज ऑन योर स्क्रीन। ओके, सो क्लाइंट बोले तो पेशेंट को एनाफिलेक्टिक रिएक्शन डेवलप हुआ है मॉर्फिन लेने के बाद। सो नर्स शुड प्लान टू इंस्टीट्यूट विच एक्शन, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। नर्स को कौन कौन से एक्शंस इस वक्त लेने हैं, ज़रूरी हैं, और हमें सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, सारे वो सेलेक्ट करने हैं, सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं जो जो ज़रूरी हैं। ठीक है। तो सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाले क्वेश्चन पे आपको समझ जाना है कि आपको इस वक्त 100% माइंड और फोकस के साथ ऑप्शंस पढ़ने हैं, बिकॉज एक भी ऑप्शन रह गया तो आपका फिर गलत हो जाता है पूरा आंसर, है ना। सो लेट्स सी ऑप्शंस वन बाय वन। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ठीक है। क्विकली असेस द क्लाइंट रेस्पिरेटरी स्टेटस, डॉक्यूमेंट द इवेंट, इंटरवेंशन एंड क्लाइंट रिस्पॉन्स, ठीक है। लीव द क्लाइंट ब्रीफली टू कॉन्टेक्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड। अच्छा, आप जो है ऑलरेडी आप देख रहे हो कि एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस हो रहे हैं पेशेंट को, और आप उसको छोड़ के चले जाओगे। लीव द क्लाइंट ब्रीफली टू कॉन्टेक्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हेल्थ केयर प्रोवाइडर मतलब वही आपके डॉक्टर वगैरह जो हो गए, डॉक्टर से मिलने चले जाओगे पेशेंट को छोड़ के? नहीं। कीप द क्लाइंट सुपाइन रिगार्डलेस ऑफ द ब्लड प्रेशर रीडिंग्स। कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर की रीडिंग कुछ भी हो, पेशेंट को सुपाइन रखना है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्टार्ट एन IV इन्फ्यूजन ऑफ D5 and administer 500 ml bolus. I think this is also wrong. So आपके करेक्ट ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ऑक्सीजन देना है, रेस्पिरेटरी स्टेटस चेक करना है, एंड जितना भी जो इवेंट हुए हैं उनको डॉक्यूमेंट करना है, इंटरवेंशंस को एंड क्लाइंट के रिस्पॉन्स को डॉक्यूमेंट करना है, राइट। is question number 831 and your 10 seconds starts now. ओके, सो यहाँ पे एक नर्स है, एंड नर्स क्या करती है, एक टीचिंग सेशन नर्स ने कंडक्ट किया है, एक टीचिंग सेशन रखा है पेशेंट के साथ, जिसमें कि वो उसको उसकी डायग्नोसिस के बारे में समझा रही है। डायग्नोसिस क्या है? पैम्फिगस हो रखा है पेशेंट को। सो विच इज स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड द डायग्नोसिस। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिसके थ्रू ये समझ आ रहा है कि हाँ पेशेंट को सारी बात समझ में आ गई? इसका मतलब यहाँ पे
सही ऑप्शन हमें ढूंढ के निकालना है, गलत वाला नहीं। गलत वाला फर्दर इन्फॉर्मेशन जब ऐसे वाले वर्ड से, तब हमें ध्यान देना था गलत ऑप्शन पे, है ना। सही ऑप्शन का कब निकालना है, जब ये कह रहे हैं कि विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स, कि उसको सारा कुछ समझ में आ गया, वो अपनी डायग्नोसिस समझ गया। तो यहाँ पे सही बात चुन के निकालनी है, ठीक है। और सही बात किसको पता होगी, सही बात उस स्टूडेंट को पता होगी जिसको कि पैम्फिगस क्या होता है, जिसने ये पढ़ रखा होगा। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है एंड दैट कॉजेज ब्लिस्टरिंग इन द एपिडर्मिस। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 832। ओके, सो क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक नर्स है, वो मतलब एक पेशेंट है और उस पेशेंट को इम्यूनोडेफिशिएंसी का डायग्नोसिस बना हुआ है एंड नर्स उसका जो केयर प्लान करेगी, तो उस केयर में कौन कौन से एक्शंस हैं जो अपने प्रायोरिटी में सेट करके रखेगी, ठीक है। एक नर्स है, उसको केयर देनी है एक पेशेंट को, और उस पेशेंट को इम्यूनोडेफिशिएंसी का डायग्नोसिस है कि इम्यूनिटी उसका लो चल रहा है। तो नर्स को किस बात का ख्याल रखना है, किस एक्शन को प्रायोरिटी देनी है अपने नर्सिंग केयर प्लान में, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं ऑप्शंस। प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम इन्फेक्शन, ऑब्वियस सी बात है, इम्यूनो डेफिशिएंट है, लड़ नहीं पाएगा इन्फेक्शन से, तो उसको प्रोटेक्ट करके रखना ही ठीक है। प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट टू डिक्रीज फियर, इनकरेज डिस्कशन अबाउट लाइफस्टाइल चेंजेस, आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स दैट डिक्रीज द इम्यून फंक्शन। तो आप देख सकते हो कि चारों ऑप्शन सही हैं उस पेशेंट के लिए जिस पेशेंट की इम्यूनिटी लो है ना। हमें उसे इन्फेक्शन से भी बचाना है, फियर भी नहीं होने देना है, एंड कौन कौन से इम्यून फंक्शंस को डिक्रीज़ कर रहे हैं वो फैक्टर्स पे भी ध्यान देना है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पूछा गया है प्रायोरिटी। सो आपको इन चारों में से वो ऑप्शन देखना है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा इस वक्त पेशेंट के लिए, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन क्या होने वाला है कि प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम इन्फेक्शन, है ना। इन्फेक्शन से बचाओ, क्योंकि इम्यूनो डेफिशिएंट है, इन्फेक्शन होगा तो फिर वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, हो सकता है इन्फेक्शन जो है पेशेंट का फैटल भी हो जाए, है ना, लाइफ थ्रेटनिंग भी बन जाए उसके लिए। सो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 833 इज़ ऑन योर स्क्रीन, और ये काफ़ी जूम हो गया है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो क्लाइंट है, ऑब्वियसली बात पेशेंट जो है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, और नर्स को उसने बताया है कि उसको किसने काट लिया, एक बम्बल बी ने काट लिया है जब वो गार्डनिंग कर रहा था, मतलब गार्डनिंग वही सारा कुछ पौधों को, आई डोंट नो हिंदी क्या है गार्डनिंग की। सो गार्डनिंग करते वक्त उसको काट लिया एक बम्बल बी ने, एंड क्लाइंट को बहुत ही ज़्यादा अफ्रेड है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि ऐसा ही सेम दुर्घटना जो है उसके पड़ोसी के साथ हुई थी 1 वीक एगो, है ना। और उसको भी काफ़ी सीवियर रिएक्शंस हुए थे, उसके नेबर को भी काफ़ी सीवियर रिएक्शंस एक्सपीरियंस किए थे, तो इसीलिए उसको भी काफ़ी डर लग रहा है। एंड इस तरह की सिचुएशन में नर्स जो है वो कौन सा एक्शन लेगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखते हैं ऑप्शंस। एडवाइस द क्लाइंट टू सोक द साइट इन हाइड्रोजन peroxide, ask the client if he ever sustained a bee sting in the past, tell the client to call an ambulance for transport to the emergency department, tell the client not to worry about the sting unless difficulty with breathing occurs। सो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए सही आंसर? देखो, आपको क्लाइंट को पूछना है कि उसको पहले कभी बी स्टिंग हुआ है पास्ट में, ठीक है। सो आपको हिस्ट्री लेनी है कि पहले कभी किसी बी स्टिंग हुआ है पास्ट में, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि काफ़ी सारी एलर्जीज़ में ऐसा होता है कि जो रिएक्शंस हैं या जो एलर्जी है वो सेकेंड अटैक में या फिर सब्सिक्वेंट अटैक्स में होती है, तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 834।
ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स ने एक रिसर्च कंडक्ट किया है, रिसर्च स्टडी कंडक्ट कर रही है वो, एंड उसका काम है कि उन क्लाइंट्स को, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना कम्युनिटी में जिनको, जो कि लेटेक्स एलर्जी जिनको होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या वो क्लाइंट्स जो कि रिस्क है जिनको लेटेक्स एलर्जी होने का। तो कौन से क्लाइंट्स ऐसे रहेंगे आपको बताना है इन ऑप्शंस में से ढूंढ के, जिनको बहुत ज़्यादा रिस्क होती है इस तरह की एलर्जी, लेटेक्स एलर्जी डेवलप होने की। सो लेट्स सी, हेयर ड्रेसर्स, homeless, children in daycare centers, individuals living in a group home. So यहाँ पे लेटेक्स, आई थिंक हेयर ड्रेसर्स जो रहते हैं ना, बाल बनाने वाले, उनको भी ग्लव्स वगैरह पहनने पड़ते हैं। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हेयर ड्रेसर्स, ठीक है। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत और पॉपुलेशंस ग्रुप पता होने चाहिए जो लेटेक्स एलर्जी के लिए वल्नरेबल हैं, जो रिस्क पे हैं लेटेक्स एलर्जी के। वो ग्रुप्स हो गए जैसे कि आपके हेल्थ प्रोफेशनल्स ले लो, जैसे हम लोग हैं, नर्सेस हैं, हमको भी काफ़ी सारी केयर प्रोवाइड करते वक्त ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, है ना, तो हम लोग हो गए। फिर शेफ़्स हो गए, शेफ़्स को भी फूड वगैरह प्रिपेयर करते वक्त ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। हेयर ड्रेसर्स हो गए, राइट। और कौन कौन से हो सकते हैं जिनको लेटेक्स एलर्जी हो सकती है, और कौन कौन से हो सकते हैं? तो हम वो लोग देखेंगे जो, जिनको पहले से ही कुछ स्पेशल काइंड ऑफ फूड हैं जिनसे एलर्जी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को पहले से ही कीवी से, है ना, कीवी, बनाना, पाइनएप्पल और ग्रेप्स, इस तरह के एवोकाडो, पोटैटोज़, इन तरह के फ्रूट्स, फूड आइटम्स जो हैं, इनसे पहले से ही एलर्जी है, तो वो लोग भी रिस्क पे हो जाते हैं, रिस्क फॉर लेटेक्स एलर्जी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 835। ओके, तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है एंड लैंग्वेज काफ़ी क्लियर है कि आप कौन कौन से इंटरवेंशंस अप्लाई करोगे उस क्लाइंट की केयर करते वक्त जिसको कि, जो हाई रिस्क है, जिसको लेटेक्स एलर्जी होने का, ठीक है। सो आपको सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, मतलब मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं कि यहाँ पे आपके ऑप्शंस क्या क्या रहने वाले हैं जब आप केयर डिलीवर करोगे पेशेंट को। सो ग्लव्स, लेटेक्स से एलर्जी है तो यूज़ नॉन लेटेक्स ग्लव्स, ठीक है। यूज़ मेडिकेशंस फ्रॉम ग्लास एम्प्यूल्स, ये भी ठीक है, क्योंकि रबर वाले उससे क्यों ही लेना, ग्लास एम्प्यूल्स से ले लो अगर आपको एलर्जी है तो। देन प्लेस द क्लाइंट इन अ प्राइवेट रूम ओनली, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। कीप अ लेटेक्स सेफ सप्लाई कार्ड अवेलेबल इन द क्लाइंट्स एरिया, ये बात भी ठीक लग रही है। अवॉइड द यूज़ ऑफ मेडिकेशन वायल्स दैट हैव रबर स्टॉपर्स, ठीक है, वो सारी मेडिकेशंस वाइल आपको यूज़ नहीं करनी है जिनमें रबर स्टॉपर्स हैं, मतलब यूज़ नहीं करनी है, इज़ नॉट द राइट वर्ड, अवॉइड करना है, जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। यूज़ अ ब्लड प्रेशर कफ फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ओनली टू मेजर द ब्लड प्रेशर, ये भी ठीक है, क्योंकि बीपी मेज़र करने के लिए आप अगर वो वाला लेते हो जो नॉर्मली होता है उसमें रबर रहता है, सो आप इलेक्ट्रॉनिक वाला लोगे तो बेटर रहेगा, है ना। सो यहाँ पे आपके ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, और सिक्स्थ वाला हमें लग रहा था कि सिक्स्थ वाला भी होगा, बट थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि सिक्स्थ वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पे ओनली लगा दिया है, ये गड़बड़ कर दिया है। सो ये कह रहे हैं कि यूज़ अ ब्लड प्रेशर कफ फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ओनली टू मेजर द ब्लड प्रेशर। ओके, सो ऑप्शन नंबर 6 को हम एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे, एंड हमारे राइट ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट। क्योंकि सिक्स्थ वाले में लिखा है ओनली, मीन्स अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तभी आप ब्लड प्रेशर मेज़र करोगे। बाई चांस एमरजेंसी पड़ गई तो ब्लड प्रेशर तो वाइटल्स में आता है ना आपके, तो वाइटल फंक्शन है, अगर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मेज़र करना सही ऑप्शन नहीं हो सकता। सो वी हैव टू एलिमिनेट ऑप्शन 6 ऑल्सो, एंड द राइट ऑप्शंस विल बी फर्स्ट, सेकेंड,
4th एंड 5th। एंड बाय दिस क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से थोड़ा सा लैंग्वेज अगर मैनिपुलेट हो जाए तो आपके ऑप्शंस गलत हो सकते हैं, आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं, है ना। और यही चीज़ें हैं जो एनक्लेक्स क्वेश्चन को बाकी और क्वेश्चन से डिफरेंट बनाती हैं, जहाँ पे आपको बारीकी से लैंग्वेज पे ध्यान देना होता है। ऑल्सो अगर आप ध्यान दें तो ऑप्शन नंबर 3 में भी ओनली वर्ड आया है और ऑप्शन नंबर 6 में भी ओनली वर्ड आया है। तो ये हमें जो ओनली वाले जो वर्ड होते हैं ना, इन पे स्पेसिफिकली ध्यान देना होता है कि ये ऐसा इनको हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। तो एक छोटी सी हिंट हो गई, आगे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 836। ओके, सो एक क्लाइंट है, क्लाइंट पेशेंट अपना, एंड वो ऑफिस में आता है डॉक्टर के, एंड उसको कंप्लेन किया है कि उसको रिंग लाइक रैश हुआ है उसके अपर लेग पे। तो नर्स ऐसे में कौन सा क्वेश्चन है जो सब विच क्वेश्चन शुड द नर्स आस्क फर्स्ट, सबसे पहले नर्स कौन सा क्वेश्चन उससे पूछेगी ऐसे केस में। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन 1 में तो कैट की बात कर ली गई है, और कैट से यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस की तरफ इंडिकेट कर रहा है। एंड कैंपिंग इन द लास्ट मंथ, इस वाले ऑप्शन पे हम थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, बिकॉज वेट, हाँ जी, क्योंकि रिंग लाइक रैश जो है ये हमें लाइम डिजीज़ में भी देखने को मिलता है। लाइम, आई होप स्पेलिंग सही है, लाइम डिजीज़ में भी देखने को मिलता है रिंग लाइक रैश, है ना। और ये एक मल्टी सिस्टम इन्फेक्शन है जिसके बारे में आपने पढ़ रखा होगा अगर आप इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर का चैप्टर पढ़ के एंड उसके बाद क्वेश्चंस लगाने बैठे हैं तो ठीक है। सो ये मल्टी सिस्टम इन्फेक्शन है, एंड आपको पता होना चाहिए कि ये रिंग लाइक रैश बाइट के 3 से 4 हफ्ते बाद आता है। इस तरीके का रिंग लाइक रैश हो जाएगा 3 से 4 हफ्ते बाद, और कॉमनली ये ग्रोइंस पे दिखता है, बटक्स एरिया पे दिखता है, एक्जिला पे दिखता है, एंड ट्रंक पे, अपर आर्म्स पे और लेग्स पे दिख सकता है। सो जो हमको जो हिस्ट्री मिल रही है उसके अकॉर्डिंग हमको कैंपिंग का ऑप्शन सही क्यों लग रहा है, क्योंकि मोस्टली ये जो है ना ये आपको एक बाइट टिक बाइट से डिजीज़ फैलती है, लाइम डिजीज़ टिक बाइट के थ्रू होती है। और ये टिक्स जो है ना, इन टिक्स को कौन कैरी करते हैं, डियर के स्पीशीज़, डियर के सेवरल सब स्पीशीज़ कैरी करते हैं इस टिक को। तो ये टिक बाइट करने से लाइम डिजीज़ होती है, एंड उसको आइडेंटिफाई करते हैं कैसे, रिंग लाइक रैश बन जाता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और जहाँ जहाँ जिस एरिया पे होगा उसके बारे में हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। तो ये उसी में से एक एरिया है अपर लेग, और रिंग लाइक रैश है, तो हम कैंपिंग के बारे में पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा कुछ किया है, तो हमारे को थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, थोड़े एविडेंसेस और क्लियर हो जाएंगे डायग्नोसिस बनाने के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 837। ओके, सो क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट को डायग्नोसिस बना है किसका, स्क्लेरोडर्मा का, और अब कौन से इंटरवेंशंस हैं जो कि नर्स प्रिस्क्राइब करेगी पेशेंट को। ओके, सो लेट्स सी, maintain bed rest as much as possible. Why? Administer corticosteroid as prescribed. So before reading options आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि स्क्लेरोडर्मा है क्या। एंड स्क्लेरोडर्मा एक क्रॉनिक ठीक है कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है, क्रॉनिक कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है। एंड इसमें क्या होगा कि अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दोगे तो डेफिनेटली इन्फ्लामेशन में रिलीफ मिलेगा, राहत मिलेगी। तो ऑप्शन सेकंड ठीक है। देन एडवाइज द क्लाइंट टू रिमेन सुपाइन फॉर 1 to 2 hours आफ्टर मील। तो यहाँ पे अगर
सुपाइन की जगह सिट होता तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता है, क्योंकि हम ऐसे में क्लाइंट को अगर उसका ईसोफेगस इन्वॉल्व हो जाता है बिकॉज ऑफ स्क्लेरोडर्मा, तो हम उसको बोलते हैं कि आपको 1 से 2 घंटा मील के बाद बैठना है, ना कि लेटना है। तो ये ऑप्शन अपने आप गलत हो जाएगा। एंड कीप द रूम टेम्परेचर वार्म ड्यूरिंग द डे एंड कूल एट नाइट, जो ऑप्शन नंबर 4 है वो भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें रूम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होता है, ठीक है। सो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 838। ओके, सो एक क्लाइंट है, हेल्थ केयर क्लिनिक पे पहुंचा, उसने नर्स को बताया कि उसको जस्ट एक टिक ने बाइट किया है एंड वुड लाइक टू बी टेस्टेड फॉर लाइम डिजीज़। उसे चेक करवाना है, चेकअप करवाना है लाइम डिजीज़ के लिए कि उसे लाइम डिजीज़ तो नहीं हो गया। सो क्लाइंट टेल्स द नर्स दैट शी रिमूव द टिक। बता रही है उसने, पेशेंट ने, क्लाइंट ने बताया है नर्स को कि उसने टिक को तुरंत ही हटा भी दिया था एंड उसको फ्लश भी कर दिया था। एंड अब विच एक्शंस आर मोस्ट अप्रोप्रिएट, अब कौन से एक्शंस हैं जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेंगे इस सिचुएशन में, जो हमें लेने हैं एज अ नर्स, वो हमें करने हैं। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो देख लेते हैं वन बाय वन। सो ऑप्शन 1, टेल द क्लाइंट दैट टेस्टिंग इज़ नॉट नेसेसरी अनलेस आर्थ्रेल्जिया डेवलप्स। नो, टेस्टिंग तो ज़रूरी है। देन ऑप्शन सेकेंड है, टेल द क्लाइंट टू अवॉइड एनी वुडी ग्रासी एरिया दैट में कंटेन टिक्स। हाँ, तो ठीक है, ऐसे किसी भी एरिया को आपको अवॉइड करना है जहाँ पे टिक्स हों, राइट, क्योंकि टिक्स से ही तो ये डिजीज़ मिल रहा है आपको। एंड देन इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू इमीडिएटली स्टार्ट टू टेक द एंटीबायोटिक्स दैट आर प्रिस्क्राइब्ड। सॉरी, मैंने रॉन्ग गलत बना दिया, ये ऑप्शन ठीक है आपका। एंड देन ऑप्शन थर्ड इज़ ऑल्सो राइट, क्योंकि यहाँ पे आपको एंटीबायोटिक्स जो है इमीडिएटली लेने होते हैं। इवन आप जो टेस्ट की, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है उसके आने से पहले भी एंटीबायोटिक्स शुरू कर सकते हो, इवन करने चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड भी सही हो जाएगा। और लाइम डिजीज़ के केस में ब्लड टेस्ट जो है वो 4 to 6 वीक्स सही रहता है आफ्टर अ बाइट। जब आपको टिक ने काटा है उसके 4 से 6 हफ्ते बाद ब्लड टेस्ट कराना सही रहता है, क्योंकि तभी आप अच्छे से प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हो। उससे पहले कराओगे टेस्ट तो वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, रिलायबल नहीं होता है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। एंड ऑप्शन फिफ्थ क्या कह रहा है कि अगर ऐसा दोबारा हो ना, मतलब क्लाइंट को आपको ऐसे बोलना है कि अगर ऐसा दोबारा हो तो आपको टिक जो है उसको विग्रसली रिमूव करना है। विग्रसली कभी रिमूव नहीं करना हो तो उसको ट्वीज़र से हटाना होता है और फिर उस एरिया को एंटीसेप्टिक से वॉश करना होता है। सो विग्रसली नहीं स्क्रब करना होता है, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे जो नर्स है वो प्रिपेयर कर रही है एक ग्रुप को, और वो ग्रुप जाने वाला है एक ट्रिप पे, ठीक है। और नर्स जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रही है कि आप कौन कौन से मेथड्स हैं ऐसे जो आपको यूज़ करने हैं जिससे आप लाइम डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो। ओके, एंड विच स्टेटमेंट बाय वन ऑफ द स्काउट्स इंडिकेट्स अ नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। जैसा मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में भी कि फर्दर इंस्ट्रक्शन आ गया यहाँ पे, फिर से वर्ड है ना। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है उस ग्रुप के मेंबर के थ्रू जो आपको ये बताएगी कि अभी इसको और समझाने की ज़रूरत है। सो कोई ना कोई स्टेटमेंट ऐसी है जो उन्होंने गलत बोली है, यानी कि हमें इन चारों बातों में से कोई गलत बात ढूंढ के निकालनी है, कोई फॉल्स स्टेटमेंट हमारा राइट आंसर होगा। थोड़ा ट्रिकी यही है यहाँ पे कि जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो हमारा राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो हमें ध्यान से चेक करना है कि क्या फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑप्शन 1, आई नीड टू ब्रिंग अ हैट टू वियर ड्यूरिंग द ट्रिप, ठीक है, हैट पहन सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, हैट पहननी भी चाहिए ट्रिप के दौरान। आई शुड वियर लॉन्ग स्लीव टॉप्स एंड लॉन्ग पैंट्स, हाँ, तो आपको लॉन्ग स्लीव टॉप एंड लॉन्ग पैंट्स पहनने हैं जिससे कि टिक्स आपको काट ही ना पाएँ, बाइट ही ना कर पाएँ, प्रोटेक्ट रहेगा ना आपका पूरा एरिया स्किन का।
आई शुड नॉट यूज़ इंसेक्ट रेपेलेंट्स बिकॉज इट विल अट्रैक्ट द टिक्स। ये क्या बात हो गई? इंसेक्ट रेपेलेंट्स तो आप यूज़ करना है, इवन करना चाहिए, क्योंकि वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे टिक्स को, वो उल्टा रेपल करेंगे, दूर भगाएंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है? आई नीड टू वियर क्लोज्ड शूज़ एंड सॉक्स दैट कैन बी पुल्ड अप ओवर माई पैंट्स। ये बात भी सही है कि अगर आप क्लोज शूज़ पहनोगे, ऐसे सॉक्स पहनोगे जो पैंट के ऊपर भी चढ़ जाते हैं, तो भी आप टिक्स से बच सकते हो। सो यहाँ पे जो गलत बात है, गलत स्टेटमेंट है, वो क्या है? थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड जो गलत स्टेटमेंट है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही वो स्टेटमेंट है जिसको थ्रू आपको ये समझ में आएगा कि अभी मुझे और फर्दर इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है पेशेंट को, ग्रुप को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 840। सो क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि क्लाइंट है, उसको एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है ना, एड्स का डायग्नोसिस है। सो उसको एड्स है विद क्यूटेनियस कपोसी सार्कोमा, और साथ साथ में क्यूटेनियस कपोसी सार्कोमा है। सो इस डायग्नोसिस के बेसिस पे नर्स अंडरस्टैंड दैट दिस हैज़ बीन कन्फर्म्ड बाय विच फाइंडिंग। नर्स को क्या लगा होगा, मतलब ये डायग्नोसिस को देख के, कि ये कौन सी इस डायग्नोसिस को कंफर्म किस फाइंडिंग के थ्रू किया जा सकता है। ठीक है, स्वेलिंग इन द जेनिटल एरिया, स्वेलिंग इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़, पॉजिटिव पंच बायोप्सी, अपीयरेंस ऑफ रेडिश ब्लू लीजन्स नोटेड ऑन द स्किन। तो कपोसी सार्कोमा में थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए इसके बारे में कि इसमें स्टार्टिंग में है ना, अर्ली स्टेज में इसमें लीशंस आ जाते हैं। लीशंस कैसे कलर के होंगे? डार्क ब्लू, पर्पल, मैक्यूज बन जाएंगे लोअर लेग्स पे, और उसके बाद वो चेंज होने लगेंगे प्लेक्स में, और ये प्लेक्स जो है आपके मेटास्टेसिस होने लगेगी, फैलने लगेंगे, अपर बॉडी पे फैलने लगेंगे, लोअर लेग से अपर बॉडी पे फैलने लगेंगे। ठीक है, आपके फिर फेस पे चले जाएंगे और धीरे धीरे ओरल म्यूकोसा तक स्प्रेड हो जाएंगे। और उसके बाद अगर लिम्फेटिक सिस्टम में स्प्रेड हो गए तो लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से फिर लंग्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यहाँ तक भी ये स्प्रेड हो जाएंगे। एंड फाइनली जब लेट डिजीज़ चल रही होती है, जब लेट डिजीज़ के टाइम पे ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में स्वेलिंग कॉज कर देते हैं, स्वेलिंग एंड पेन। तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में और आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, पेनिस में, स्क्रोटम में, ठीक है, फेस पे भी देखने को मिल सकती है। सो ये तो हो गया थोड़ा सा अबाउट कपोसी सार्कोमा, क्यूटेनियस कपोसी सार्कोमा के बारे में। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि कौन सी फाइंडिंग से ये कंफर्म हो रहा है कि ये कपोसी सार्कोमा ही है। सो स्वेलिंग जेनिटल एरिया में और भी रीज़न से आ सकती है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में स्वेलिंग आ रही है, लेकिन वही बात है कि कन्फ्यूज़न बढ़ाने वाले ऑप्शन है ये। जेनिटल एरिया में भी आ रही है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में भी आ रही है स्वेलिंग, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि इस डिसीज़ में देखने को मिलती है। बट क्या ये कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस बना पाएंगे? क्या ये फाइंडिंग्स ऐसी हैं जिनके थ्रू हम ये कह सकें कि हाँ ये पक्का यही है कपोसी सार्कोमा ही है? नहीं, स्वेलिंग जो है वो आपको बहुत सारी डिजीज़ में देखने को मिलती है, और भी काफ़ी सारी में। सो बेसिकली हमको एब्सोल्युटली यहाँ पे कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस किसके थ्रू बन पाएगी? पॉजिटिव पंच बायोप्सी करनी पड़ेगी ऑफ क्यूटेनियस लीजन्स, और वो पॉजिटिव पंच बायोप्सी के थ्रू पता चलेगा कि ये सार्कोमा है, कपोसी सार्कोमा। ठीक है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 841। क्वेश्चन नंबर 841 is on your screen and you can read it by your own. ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो नर्स है वो उसने एक एलर्जी स्किन टेस्ट कंडक्ट किया है एक क्लाइंट पे, और विच पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन आर मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब प्रोसीजर कर लिया, स्किन टेस्ट कर लिया, अब कौन कौन से इंटरवेंशंस हैं प्रोसीजर करने के बाद, यानी पोस्ट प्रोसीजर, जो अप्रोप्रिएट हैं, जो नर्स को लेने हैं, एंड उनको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। रिकॉर्ड साइट, डेट एंड टाइम ऑफ द टेस्ट, जी हाँ करते हैं हम। एलर्जी टेस्टिंग के बाद हमें उस साइट को रिकॉर्ड करना होता है, डेट को एंड टाइम ऑफ द टेस्ट। फिर उसके बाद नहीं, मतलब हमें क्या क्या करना होता है, इट्स नॉट इन सीक्वेंस, राइट। गिव द क्लाइंट अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल एलर्जेंस इफ आइडेंटिफाइड।
ये भी ठीक है। एलर्जेंस की आप बता दो कि पेशेंट को कि ये चीज़ें, इनसे आपको बच के रहना है। नेक्स्ट, एस्टिमेट द साइज ऑफ द व्हील एंड डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, टेल द क्लाइंट टू रिटर्न टू हैव द साइट only if there is a reaction. Have the client wait in the waiting room for at least 1 to 2 hours after injection. So ऑप्शंस के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट तो रहने वाला ही है ना, सेकंड भी रहने वाला है। अगला ऑप्शन है एस्टिमेट द साइज ऑफ व्हील। जो व्हील फॉर्मेशन होती है ना एलर्जी टेस्टिंग के बाद, उसको हम उसके साइज़ को हमें मेज़र करना होता है, ठीक है, ना कि एस्टिमेट करना होता है। सो ये हो जाएगा गलत। एंड नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 4। तो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन होता है तभी आपको वापस लौट के आना है और हमें दिखाना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर कोई रिएक्शन इवन नहीं भी हो रहा है तभी भी आपको फॉलोअप के लिए आना ही आना है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। उसके बाद ये 5th ऑप्शन में बोल रहे हैं कि क्लाइंट को वेटिंग रूम में 1 से 2 घंटे तक रखना है आफ्टर इंजेक्शन। तो नहीं, 30 मिनट का हम ऑब्जर्वेशन टाइम लेके चलते हैं, 30 मिनट तक ऑब्जर्व करते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या है? ऑप्शन 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 842। नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन अ क्लाइंट हु हैज़ बीन डायग्नोज्ड विद एन एलर्जी टू लेटेक्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। एक असेसमेंट परफॉर्म कर रही है नर्स, ठीक है, और उस किस पे, एक पेशेंट पे जिसको एलर्जी है लेटेक्स से, एंड रिस्क फैक्टर्स चेक करेगी नर्स। अगर तो नर्स जो है वो क्या क्या चीज़ें पूछेगी कि आपको कौन कौन सी चीज़ों से एलर्जी रह चुकी है फूड आइटम से, इनमें से किसी में से। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जिनसे अगर किसी क्लाइंट को, किसी पर्सन को पहले प्रीवियस एलर्जीज रह चुकी हों या ऑलरेडी किसी ऐसे फूड से एलर्जी है जिसकी वजह से जो लेटेक्स की एलर्जी है उसका रिस्क बढ़ जाता है। तो वो कौन से फूड आइटम्स हैं वो एज अ नर्स आपको सामने वाले क्लाइंट से पूछना है ना। सो हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस क्वेश्चन में कि बनाना से अगर किसी को एलर्जी है तो वो उसको लेटेक्स एलर्जी होने के भी रिस्क बढ़ जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और इसके अलावा आपको और भी फूड आइटम्स अगर ध्यान से सुना होगा वीडियो तो याद आ रहे होंगे। कीवी था, पोटैटो था, याद आ रहा है, ग्रेप्स था, एवोकाडो था, ठीक है, गुड। तो ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।